नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मलेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लागू करेगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है। और वहीं जमीनों की खुर्द-बुर्द का मामला भी सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार ने नया भू कानून लाने की घोषणा की है, जिस पर काम भी किया जा रहा है। और जो पहले से भू कानून बना हुआ है, उस कानून का कई लोगों ने उल्लंघन किया है, उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, क्योंकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं, लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है, विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं। उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। और वहीं देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का भव्य शुभारंभ किया है। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा, काउ सहित तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इन दिनों राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के 13 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और उसी के साथ साथ प्रदेश की बेटियां और युवा खिलाड़ियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं। देहरादून में बलभद्र खलंगा विकास समिति द्वारा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग लिए। देहरादून में बलभद्र विकास समिति द्वारा 50वां खलंगा मेला आयोजित किया गया। जो लगातार हर समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं। कभी कोई अवसर ऐसा नहीं होता है, चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए और ऊपर से विक्रम थापा जी मिल गए। ये कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूं अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप पटोला जी, श्री विश्वास जावर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हमारे विजय गुरुंग जी और हमारी परवा दीदी। ये हमारी दीदी हमको बहुत आशीर्वाद देती है। हर समय हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वंदना जी वहां से हंस रही है। यहां उपस्थित हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग जी, पदम सिंह थापा जी, कहाँ है पदम सिंह जी? बैठे हैं। ब्रिगेडियर सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, डीके खड़का जी, दीपक बोरा जी एवं यहां पर आए हुए संध्या दीदी भी दिख रही थी, पता नहीं कहां चली गई। तो हमारे सभी उपस्थित सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरे सब
सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं, बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान, जिन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है। यहाँ पर और देहरादून स्थित युवा कल्याण निदेशालय में सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का भव्य शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या, खेल सचिवा अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ सहित तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने ऐलान किया कि पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को जितनी राशि राष्ट्रीय स्तर पर दी जाएगी, उतनी ही राशि उन्हें उत्तराखंड सरकार भी देगी। नहीं, राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेताओं के लिए जो धनराशि नियत है, पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को उतनी ही धनराशि राज्य की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। और इसके पीछे हेतु है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे प्रसिद्ध हो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए जीसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएमएस जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए।
ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून के IRDT सभागार में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित साझा मंच, गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में विभिन्न विभागों, NGO, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने इसे जिला प्रशासन की नई पहल बताते हुए कहा कि इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के, शहर के जितने NGOs हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीजन ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। सो कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरीच हो। जो जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मंच, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं है, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, इस सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के जसपुर से है, जहां पर प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। दरअसल क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर चौकी के पास एक ढाबे में अपंजीकृत अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग एवं तहसील प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से मिलकर सीज कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। धर्मपुर चौकी के पास 4 लेन पर एक ढाबे के अंदर क्लिनिक चल रहा था, जो अपंजीकृत था। हम लोग और प्रशासन की टीम उधर से आ रहे थे तो देखा एक ढाबे के सामने मरीज खड़े हैं और वो अंदर से बंद है। तो हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो हमें वहाँ मरीज दिखे, वहाँ पे कंपाउंडर भी दिखे। उन्होंने बताया कि इसको डॉक्टर गिलानी चलाते हैं, जो कि उस मौके पर मौजूद नहीं थे। उनको कागज दिखाने के लिए कहा तो कागज भी नहीं थे उनके पास, ना रजिस्ट्रेशन के, ना डिग्री के, कुछ भी नहीं दिखा पाए और ना ही कोई जिम्मेदारी लेने को वहां तैयार था। खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तो वही विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों के स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया है। ऐसा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई-नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं, अब
और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए जीसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएमएस जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर दहाड़ लगाई है।
हरक सिंह रावत ने कहा कि उनके संघर्ष को इस राज्य निर्माण के लिए भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर 6 साल तक एक संयोजक बनकर धरना प्रदर्शन किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार के रास्ते वह 145 बसों में भरकर लोगों को पुलिस के बैरियर तोड़ते हुए ले गए थे। संघर्ष किया। उत्तराखंड आंदोलन के लिए मैंने दिल्ली में 6 साल मेरे उत्तराखंड जनता मोर्चा जिसका मैं संयोजक चीफ था, आज तक 6 साल दिल्ली में राज्य के निर्माण को लेकर किसने धरना नहीं दिया होगा। जिसका मैं चीफ था, गैर राजनीतिक संगठन मैंने बनाया था, रोज हर दिन हर हफ्ते में पार्लियामेंट में प्रदर्शन कराता था। जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मैं कोटद्वार के रास्ते जो 145 बसें मेरे साथ गई, 19 पुलिस के बैरियरों को तोड़ते हुए गढ़मुक्तेश्वर पुल में पुलिस ने जाम लगा रखा था, उसको उखाड़ते हुए मैंने दिल्ली तक सुरक्षित पहुंचाया। जो मेरे साथ कोटद्वार के रास्ते, नजमात के रास्ते उत्तराखंड आंदोलन में चरण में। और उत्तराखंड में मौजूदा भू कानून के उल्लंघन पर जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। जमीनें सरकार में निहित की जा रही है। इससे डरे भूमाफियाओं और राज्य में गलत तरीके से जमीनें खरीदने वाले बाहरी लोगों ने जमीनों को स्थानीय लोगों को बेचना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे राज्य से बाहर के लोगों से जमीनें न खरीदें। भू कानून का उल्लंघन कर जमीनें खरीदने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की गई है। देखिए, ये जो हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है और इस पे लगातार एक से एक बड़े कानून बनाए जा रहे हैं और उत्तराखंड के हित में रहने वाले सभी कानून यहाँ उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाए हैं और लागू किए हैं। उसी क्रम में ये जो अभी जमीन वाला मैटर है, इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 250 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन कोई भी किसी को न तो खरीद सकता है न बेच सकता है बाहरी से आए लोगों को। तो ये हमारे उत्तराखंड के हित के लिए लिए जाने वाला फैसला है और इतने कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम एक और ये फैसला दर्ज हुआ है जो कि उत्तराखंड के हित का फैसला है। और उत्तराखंड के हित के लिए जो कार्य आगे करे जा सकते हैं उसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं। और उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सरकार उत्तराखंड में कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती। प्रारंभ हो चुकी है, बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज है, बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाए। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। वो 10 नवंबर भी निकल गया, अधिसूचना भी जारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराने की स्थिति में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।